नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। देखिए, बंगाल आप जीत लिए। बंगाल के जीत पे जिस तरीके से ममता दीदी सवाल खड़ा कर रही हैं, उन सवालों के साथ कोई जरूरी नहीं है कि देश खड़ा रहे। बंगाल के हालात बिहार के लोग बेहतर समझते हैं। जो कुछ भी हुआ, एसआईआर की क्या भूमिका है, वो सब कुछ एक थॉट के तहत उस पर आप सोच सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु में जो हो रहा है और जिस तरीके से राज्यपाल विजय को आमंत्रित करने से बच रहे हैं, ये तो साफ लग रहा है कि बंगाल की जीत पर अगर ममता सवाल खड़ा कर रही है तो तमिलनाडु पर राज्यपाल की भूमिका बंगाल के इस नेत्री का, या कह सकते हैं कि दीदी का जो डिमांड है उसको जस्टिफाई कर देगा। अगर बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा होगी तो अगर ममता गलत है, मान लिया लोगों ने, तो तमिलनाडु में गलत कौन है? राज्यपाल जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या इस तरीके के मामले में कई जजमेंट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है। मुंबई वाले मामले में तो ऐतिहासिक जजमेंट। राज्यपाल की क्या भूमिका है? लेकिन राज्यपाल क्या भूमिका निभा रहे हैं? और अगर यही स्थिति बनी रही तो बीजेपी भले बंगाल वोट से जीत गई हो कहने को, लेकिन सवाल जो अभी तक लोग चुप हैं, लोकतंत्र का मान रहे हैं कि भाई लोकतंत्र में जनता का ये निर्णय है। लेकिन तमिलनाडु में लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ राज्यपाल कर रहे हैं, तब तो फिर सवाल पूरे देश के इंस्टीट्यूशन पर उठेगा ही। और फिर राहुल जो कह रहे हैं, लोग उनकी बातों को भी सही मानने लगेंगे। ममता जो कह रही है उनके साथ भी लोग खड़े होने लगेंगे, क्योंकि तमिलनाडु में तो दिख रहा है राज्यपाल की गुंडागर्दी। चलिए सीधे चलते हैं हम दिल्ली, और दिल्ली जाकर बात अभिषेक जी से करेंगे। अभिषेक जी से पॉलिटिकल बातचीत अपने जगह पर है। इकोनॉमिक्स के बारे में भी हम जब बात कहते हैं तो अभिषेक जी का एक अपना अलग अंदाज भी है और एक समझदारी भी है। उसी तरीके से पॉलिटिक्स का भी, संवैधानिक प्रावधानों को लेकर, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, इंटरव्यू तक जाने वाले लोग, कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों को बड़ा अपडेट रहता है। हम लोग भी कुछ अगर समझते हैं तो उसकी वजह यूपीएससी का परीक्षा ही है। सुभाष कश्यप इतना अंदर तक आज भी है ना कि आप बहुत सारी चीजों को आप इधर उधर नहीं कर सकते। बम्बई केस से लेके कई तरह के केस की जजमेंट की चर्चा है, इतनी बार जहन में हुआ है कि राज्यपाल अगर बाएं दाएं करते हैं तो समझ में आ जाती कि इनका नीयत सही नहीं है। क्योंकि देश में कई बार इस तरीके से चीजें सामने आई। अरे भाई, आपको बहुमत है चाहे नहीं हो, फ्लोर पर टेस्ट होगा ना, कि राज्यपाल टेस्ट करेंगे। और राज्यपाल को क्या है भाई, सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको बुलाइए। वो अगर विफल हो जाएगा तो फिर उसके बाद वाले पार्टी को है। सरकार गठन में आप बाधक नहीं बन सकते ना। सरकार गठन कैसे हो इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। बिहार वाले नीतीश वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो जनता फिर उनको नेक्स्ट दूसरे चुनाव में बता दिया। तो चलिए सीधे अभिषेक जी के पास चलते हैं और अभिषेक जी से समझते हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल की यह भूमिका कितना संवैधानिक है। नमस्कार, स्वागत है अभिषेक जी आपको। जी नमस्कार। बस एक ही सवाल और एक ही सवाल में सारे जवाब आप दे दीजिए कि जो कुछ तमिलनाडु के राज्यपाल कर रहे हैं, बिहार से गए हैं, इनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ हम लोग भी जानते हैं किस तरीके से ये गवर्नर के रूप में काम करते हैं। लेकिन अभी सरकार के निर्माण को लेकर या सरकार को लेकर जो बातें अभी हो रही है वहां, वो उस पूरे खेल को, ये खेल ही हम कह रहे हैं, जो सामने आ रहा है, तब तो ममता जो कह रही है उसको भी लोग सही मानेगा। क्योंकि आप एक चुनी हुई सरकार, जो सरकार बन सकती है, आप उसको अपने आप से रोक रहे हैं। क्या मानना है आपका? देखिए संतोष जी, इस तरह की परिस्थितियों में आमतौर पर दो तरह के तथ्यों के हवाले दिए जाते हैं। पहला, हमारे संविधान की मूल भावना क्या कहती है। मतलब संविधान सभा में जब राष्ट्रपति और राज्यपाल को सरकार गठन के मामले में जो स्वविवेक का अधिकार सौंपा गया, सरकार गठन का रास्ता ढूंढने के लिए, रोकने के लिए नहीं,
एक उसका हवाला दिया जाता है, और दूसरा बाद के दौर में बने 2 आयोगों और 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का। 2 आयोग यानी सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका पर। और इसी की तरह से आप देखें तो 2 जजमेंट, एक 1994 का एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दूसरा 2005 का रामेश्वर चौरसिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो बिहार के विधानसभा चुनाव के मामले में आया। रामेश्वर प्रसाद वो लिखते थे तब, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मतलब मित्र का नाम लेने से बात नहीं आ रही है। कंफ्यूज कर गया, मैं सामने खोल के बैठा हुआ हूँ, उसमें रामेश्वर प्रसाद लिखा हुआ है, मैं गूगल में सामने खोल के बैठा हुआ हूँ। लेकिन आजकल वो चौरसिया लिखते हैं तो उसको मुंह से निकल जाता है आदमी को। जैसे आप ही अब संतोष सिंह लिखते हैं, कल को संतोष लिखना शुरू करें तो आमतौर पर संतोष सिंह ही निकलेगा जुबान से। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा दरअसल ये है संतोष जी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का काम क्या होता है। सरकार गठन में बाधा नहीं बनना, बल्कि रास्ता निकालना। संविधान तो साफ कहता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास कोई जरूरी नहीं है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए बनाए, उसके पास स्वविवेक का अधिकार है। और लंबी बहस हुई संविधान सभा में, और उस दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा कि इस मामले में कम से कम गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्वविवेक का अधिकार सौंपने से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अंततः कुछ फैसले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से, उसे परिस्थितियों के हिसाब से लेने पड़ेंगे कि किसको बुलाना है। लेकिन याद रखिए, किसको रोकना है इसके लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लिकेटेड स्थिति कहां हुई जहां से चीजें क्लियर होती है। एक कॉम्प्लिकेटेड स्थिति उत्पन्न हुई 1979 में, जब नीलम संजीव रेड्डी के सामने 2 दावेदार थे। एक तरफ जनता पार्टी जो सरकार गंवा बैठी थी, पार्टी टूटी थी, जगजीवन राम के को नया नेता चुन के दावेदारी कर रही थी। दूसरी तरफ से चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के दोनों धड़े, चौहान कांग्रेस के अंदर से समर्थन और इंदिरा कांग्रेस के बाहर से समर्थन से दावेदारी कर रहे थे। अंततः जिनका नंबर ज्यादा था उनको बुला लिया गया। बहुमत का आंकड़ा कोई नहीं दे पा रहा था 272 का, लेकिन जिनका नंबर ज्यादा था उनको राष्ट्रपति ने इनवाइट कर लिया, चौधरी चरण सिंह को। यह अलग बात है कि इनविटेशन के तत्काल बाद इंदिरा गांधी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, इंदिरा कांग्रेस ने, उनके 60-65 एमपी थे उनके, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, सरकार गिर गई। दूसरा मौका आता है 1989 का, जब राष्ट्रपति के सामने वाकई सबसे पेकुलियर स्थिति थी, सबसे अजीबोगरीब स्थिति। सत्ता गंवा रही कांग्रेस 195 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन था, नेशनल फ्रंट लेफ्ट फ्रंट, जिसे रामो वामो कहते हैं लोग, राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा, वो बहुमत के आंकड़े के साथ था, लेकिन उसमें कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। मतलब जनता दल सबसे बड़ी पार्टी थी, 144 एमपी थे, लेकिन लोकसभा में तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। उस वक्त राष्ट्रपति ने तय किया कि नहीं, सिंगल, राजीव गांधी से बात की, उन्हें साफ साफ कहा कि देखिए आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर है, लेकिन इस सिद्धांत के तहत आपको न्योता दिया जाए तो मखौल उड़ सकता है। लिहाजा सबसे पहले न्योता दिया गया रामो वामो के संसदीय दल के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह को, उन्होंने सरकार बनाई, भाजपा लेफ्ट सबका समर्थन था। अब उसके बाद फिर पेकुलियर स्थिति पैदा होती है। कब? उसके बाद की स्थितियां पैदा होती है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सामने 93 में। भाजपा के पास 176 सीटें, तब उत्तर प्रदेश विधानसभा में 425 सीटें थी, उत्तराखंड नहीं बना था। भाजपा के पास 176 सीटें और 176 सीटें थी सपा बसपा, जो मुलायम सिंह और मायावती का जो कांसी राम और उनका जो गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह का, उसके पास भी 176। उस वक्त भी जनता दल ने सपोर्ट कर दिया, 26-27 विधायक थे। कांग्रेस पार्टी ने न्यूट्रल रहना तय कर लिया। लिहाजा बहुमत का आंकड़ा 213 का तो दे नहीं पाए मुलायम सिंह, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास था, तो उनको इनवाइट करके उनको बहुमत साबित करने का मौका दिया गया। ठीक इसी तरीके से 1991 में आप देखें, राजीव गांधी की हत्या के बाद, जब लोकसभा चुनाव के दरमियान ही उनकी हत्या हुई, नरसिम्हा राव को नेता चुना गया, लेकिन उनके पास तो 226 एमपी थे कांग्रेस के पास, और तकरीबन 520-22, मतलब कश्मीर और पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे, 220 या 222 लोकसभा सीट, 520 या 522 के नतीजे थे। बहुमत के लिए 261-62 सीटों की जरूरत थी। लेकिन नरसिम्हा राव से उस वक्त जो चिट्ठी उन्होंने दी कांग्रेस के समर्थन की, या 10-11 जो एआईएडीएमके के लोग थे, 237 या 38 की चिट्ठी दी, उसी पर उनको इन्विटेशन दे दिया गया और 15 दिन का वक्त दिया गया कि आप मेजोरिटी प्रूफ कीजिए। ये हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। 96 में भी अटल जी को यही किया गया।
98 का घटना तो पूरे देश को पता है, 96 की सरकार 13 दिन में गिर गई, 98 का तो सबको पता है। 252 सांसदों की चिट्ठी अटल जी ने दी थी राष्ट्रपति को, और उसके बाद सबको पता है कि जॉर्ज फर्नांडिस ने कैसे प्लेन में से दिल्ली एयरपोर्ट से उतारा गया था, वहां अनाउंस करके उतारा गया था जीएमसी बालयोगी को कि कौन है जीएमसी बालयोगी नाम के पैसेंजर, उतरिए, आपको बुलाया जा रहा है वीवीआईपी लाउंज में। यह हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट पर, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस और नायडू के बीच में एक डील हो गई थी कि आप समर्थन कीजिए सरकार को, बदले में लोकसभा अध्यक्ष की जो उनकी डिमांड थी, उनकी पार्टी के जिसे वो चाहते हैं बना लें। और वो डील कंक्रीटाइज हो गई, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने मेजोरिटी प्रूव की। 272 की चिट्ठी तो उन्होंने दी नहीं थी, लेकिन 252 की चिट्ठी भी कोई दे नहीं पाया था। सबसे ज्यादा बड़ी चिट्ठी उन्होंने ही दी थी, तो उन्हें बुलाया गया। फिर 99 की परिस्थितियों को देखिए, एक वोट से सरकार गिर गई, 269 अटल बिहारी वाजपेयी के फेवर में, 270 विपक्ष में। उस वक्त सोनिया गांधी ने कह दिया हमारे पास 272 है, लेकिन राष्ट्रपति के पास वो 233 की चिट्ठी दे पाई थी। कारण क्या था? मुलायम सिंह यादव, आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने उनका समर्थन नहीं किया था, समर्थन करने से मना कर दिया था। अगर 233 पे उनको राष्ट्रपति बुला सकते थे, लेकिन एनडीए के लोगों का कहना था कि 269 तो हमारे पास है, फिर से हमको मौका दिया जाए सरकार गठन का इसी लोकसभा में। और ये विचित्र स्थिति होती कि जो सरकार फ्लोर टेस्ट हार जाए उसको दोबारा मौका दिया जाए। लेकिन ये और विचित्र स्थिति होती कि जिसके पास 269 है वो हार चुका है, फिर 233 वाले को कैसे न्योता दिया जाए? तो बेहतर रास्ता राष्ट्रपति ने निकाला कि कोई क्लेमेंट नहीं है, लिहाजा उस इस्तीफा दे चुकी सरकार को कहा कि आप लोकसभा भंग करने की सिफारिश भेजिए, हम साइन करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी 269 तो उनके पास था, उससे कम का नंबर सोनिया गांधी ले जा रही थी, तो उनको इनवाइट नहीं किया जा सकता था। अब बाद की स्थिति में भी देखिए, जब भी ऐसा नौबत आया, खुद मोदी जी के दौर में आ जाइए, ज्यादा पुराने उदाहरण को छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी के दौर में आइए, सुबह 5 बजे बिना विधायकों के सिग्नेचर चेक किए महाराष्ट्र में फडणवीस को, भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिला दी। आधी रात को प्रेसिडेंट रूल को लिफ्ट किया गया। बिना कैबिनेट की बैठक से प्रधानमंत्री के पास जो असाधारण शक्तियां संविधान ने दी है कुछ मामलों में, कि वो संपूर्ण कैबिनेट की तरह खुद व्यवहार कर सकते हैं, उनके रिकमेंडेशन पर रात में राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट रूल उठाया और सुबह 5 बजे शपथ दिला दी गई। उस वक्त तो चिट्ठी नहीं चेक की गई थी कि बहुमत का नंबर कहाँ है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहां कहा कि नहीं, फ्लोर टेस्ट के लिए हम 48 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे और एक ऑब्जर्वर नियुक्त करेंगे, जुडिशियल ऑब्जर्वर, जो कोई हाई कोर्ट का जज होता। उसके बाद फ्लोर टेस्ट के पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया। वजूभाई वाला जो गुजरात में विधानसभा अध्यक्ष थे, वो कर्नाटक में गवर्नर बना के भेजे गए 2018 में। पूरा राज्य देख रहा है कि 224 की विधानसभा में 113 पर बहुमत होता है, पूरा देश देख रहा है 113 पर बहुमत होता है, भाजपा के पास 104 विधायक है। वहीं कांग्रेस के 78 विधायक हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है जेडीएस के 37 वालों को। 78 और 37 115 होता है, साफ साफ बहुमत है। उसको नकार के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की थ्योरी को चलाया जाता है और येदियुरप्पा को न्योता दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नियुक्त करता है और फ्लोर टेस्ट का समय घटाता है 45 घंटे से ज्यादा नहीं। फिर फ्लोर टेस्ट के पहले येदियुरप्पा इस्तीफा देकर चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि जो पूर्व के प्रेसिडेंट्स भाजपा सरकार के गवर्नर ने फॉलो किए, कम से कम उसी को तो फॉलो कर लीजिए। उसमें क्या जाता है? आप सरकार बनवाने के लिए बैठे हैं, सरकार को नहीं बनने देने के लिए नहीं बैठे हैं। जो काम रोमेश भंडारी कर रहे थे, और रोमेश भंडारी जो कर रहे थे उनका करना जायज था। 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में मैंडेट के बाद सरकार नहीं बनी, 96। फिर 6 महीने के मुख्यमंत्री पद का सौदा हुआ भाजपा और सब। उस वक्त क्या था, भाजपा के पास 175, 76 या 177 विधायक थे, 177। सपा बसपा कोई बहुमत के करीब नहीं था। लेकिन एक सवाल है कि एक ऐसी सरकार जो 50 विधायक दूर हो सकता है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय किरकिरी हुई, वो किरकिरी आप नहीं चाहते। लेकिन जो सरकार, जो पार्टी बहुमत से 3 या 4 विधायक पीछे हो, 118 पर बहुमत है, 108 जीत कर आई हो, 5 कांग्रेस का समर्थन हो, 113 के नंबर पर वो खड़ी है और 118 पर बहुमत है, दूसरा कोई क्लेमेंट नहीं है, और विपक्ष कह रहा है कि हम कोई भी संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, हम बाधा नहीं बनना चाहते, तब भी गवर्नर नहीं बुला रहे। पता नहीं ये कौन सी चिंता गवर्नर साहब को है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। या तो इनका संवैधानिक ज्ञान जीरो है,
आजकल ऐसे लोगों को गवर्नर बना दिया जा रहा है जो संवैधानिक रूप से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस परिस्थिति में आप बिहार में देख चुके हैं गवर्नर महोदय क्या कर चुके हैं। और बिहार का ही एक पेकुलियर सीन है, आप वो भी जान लीजिए। बिहार में 2000 का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, एकदम याद है। राजद को 124 सीटें मिली, तब बिहार झारखंड एक था, 324 सीटें थी। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, 23 सीटें मिली थी। और एनडीए को अकेले सारे दल मिलकर, समता पार्टी, जेडीयू, बिहार पीपुल्स पार्टी, सब मिला के 122 सीटें थी। लेकिन जैसे ही एनडीए जीत करके आया, चुनाव आयोग से एक लिस्ट आती है गवर्नर के पास। गवर्नर के पास वो लिस्ट थी कि राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन वो दावा पेश करने पहुंचे नहीं थे 124 के साथ, बल्कि उनसे बड़ा दावा पेश करने 154 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी ले जाकर नीतीश कुमार ने दी। उसमें जेएमएम के 12 लोग आ गए, जेएमएम वाले आ गए, शिबू सोरेन साथ में गए थे दावा पेश करने नीतीश कुमार के साथ। उसके बाद आप देखें कि कुछ निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक आ गए, तमाम बाहुबली विधायक जो निर्दलीय जीते थे वो सब आ गए। अब 124 वाले के दावे की जगह 154 का दावा गवर्नर के पास था, लिहाजा नीतीश कुमार को बुलाया जाना उनकी मजबूरी थी। कांग्रेस ने भी समर्थन की चिट्ठी नहीं दी थी इनको, लालू यादव को, राबड़ी देवी के लिए। अगर वो चिट्ठी देती 154 से ज्यादा बड़ा दावा वो पेश करते तो उन्हीं को बुलाया जाता। सरकार बनी, 7 दिन में गिर गई, लेकिन गवर्नर बाधा तो नहीं बने, विनोद चंद्र बाधा नहीं बने, बल्कि सरकार बनाई। अभिषेक जी, मतलब ये है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट बाधक बन रहे हैं सरकार बनाने में, जो बाधक नहीं बनना चाहिए था। और देश में कई बार इस तरीके की संकट आई है, संवैधानिक संकट कह सकते हैं, सरकार बनाने की संकट कह सकते हैं, लेकिन रास्ता निकाला गया है सरकार बनाने, कैसे सरकार का गठन होता है। अरे भाई, उनका पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भाई सरकार का गठन ना हो, इसकी कोशिश राजभवन की तरफ से हो रहा है। नहीं, उनका काम ही यही है। गवर्नर या प्रेसिडेंट का काम क्या है? सरकार गठन करना। सबसे पहला काम है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को अपना नेता चुनने का मौका देना। और मुंबई जजमेंट जो संविधान पीठ का है, वो ऑर्डिनरी बेंच नहीं है, कोई डबल या ट्रिपल बेंच, वो 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। फिर महाराष्ट्र के मामले में भी साफ साफ कह दिया, चंद्रचूड़ साहब ने भी 5 मेंबर की बेंच बनाई, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, बल्कि बहुमत का फैसला विधानसभा के अंदर होना चाहिए। अगर वो 113 का लिस्ट दे रहे हैं, कोई दूसरा आदमी भी 110-12 का लिस्ट देता तो गवर्नर के सामने चलिए बात ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपने सुना अभिषेक जी को, तमाम अभी तक देश में इस तरीके का जब पॉलिटिकल क्राइसिस आया है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्या भूमिका रही है सबके सामने है। ऐसे में अगर तमिलनाडु में राजभवन इस तरीके से सरकार, चुनी हुई सरकार को बनने से, पद ग्रहण करने से अगर रोका जा रहा है तो सवाल उठना तो लाजमी है भाई। ऐसे में ममता बनर्जी गलत है या सही, ये तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि बीजेपी मनमानी तो कर रही है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।